अक्सर हम अस्थमा को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते वक्त यही गलती करते हैं। हम एबीपीए एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस का डायग्नोसिस या वर्कअप नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहला, हम हर खांसी सांस को सीटी जैसी आवाज को अस्थमा समझते हैं। दूसरा, इसमें कुछ टेस्ट की जरूरत होती है जो अक्सर पेशेंट डिनाई कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे एबीपीए क्राइटेरिया के बारे में। इशाम एबीपीए क्राइटेरिया ये अपडेटेड क्राइटेरिया है और इसे जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो चलिए इस क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। इशाम एबीपीए क्राइटेरिया, पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि एबीपीए होता क्या है। इट इज एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ओके, तो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, हम इसे सस्पेक्ट कब करेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, तो इसके क्राइटेरियाज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सबसे पहले आपको प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन ध्यान रखनी है जो मैंडेटरी है, ये होना ही जरूरी है। पहला, अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि एबीपीए का डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट के बैकग्राउंड में अस्थमा जरूर होना चाहिए या सिस्टिक फाइब्रोसिस जरूर होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, असेंशियल कंपोनेंट इसके क्या है, ये आपके दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। पहला है आईजीई एंटीबॉडीज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, एलिवेटेड इमीडिएट पॉजिटिव इमीडिएट स्किन प्रिक टेस्ट, जो स्किन प्रिक टेस्ट है एबीपीए के लिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो। दूसरा, बी, जो एलिवेटेड टोटल सीरम आईजीई, ये मोर देन 500 होना चाहिए। देखिए ये चेंज हो गया है, पहले ये मोर देन 1000 था, पहले ये मोर देन 1000 था। तो इन दोनों में से ए और बी में से ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए और A1 A2 में से कोई भी एक, या तो स्किन प्रिक टेस्ट पॉजिटिव हो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए, या फिर स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा, टोटल सीरम आईजीई मोर देन 1000 होना चाहिए। तो ये दोनों असेंशियल हैं, ये होना ही है। ओके, इसके बाद आता है एडिशनल क्राइटेरियाज। एडिशनल क्राइटेरिया में ये 5 पॉइंट है, 5 में से 2 जरूर होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। पहला, आपको पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया देखना है, सो ये मोर देन 500, मोर देन 500। दूसरा, आईजीजी एंटीबॉडीज, हमने यहां पे देखा असेंशियल कंपोनेंट में आईजीई होना ही चाहिए, बट यहां पर क्या है, ये आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए बढ़ा हुआ होना चाहिए। एक्सरे पर फ्लीटिंग ओपेसिटीज, मैं आपको बता देता हूं, हमने पहले भी केस प्रेजेंट किया है। अगर एक्सरे पे फ्लीटिंग ओपेसिटीज दिख रही है, पहले ओपेसिटी राइट साइड पे आ गई, फिर राइट मिडिल पे आ गई, राइट लोअर पे आ गई, दूसरे एक्सरे करा तो फिर लेफ्ट पे आ गई, तो जब भी आप एक्सरे करेंगे वो ओपेसिटीज चेंज होती है, क्योंकि एबीपीए के अंदर ब्रोंकेक्टेसिस होता है और उसके अंदर बल्गम इकट्ठा हो जाता है। फिंगर इन ग्लव्स अपीयरेंस भी यहां पर देखने को मिलता है। तो फ्लीटिंग ओपेसिटीज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिएंट पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स ये देखने को मिलते हैं, मोस्टली इसके अंदर क्या है, फ्लीटिंग ओपेसिटीज। तो अगर आपको बहुत सारे एक्सरेज में ओपेसिटीज कभी कहीं दिख रही है, कभी कहीं दिख रही है, तो आप एकदम ध्यान रखिए कि ये एबीपीए हो सकता है। सिटी स्कैन पे सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं एबीपीए। और अगर हैम प्रेजेंट है, हाई अटेन्यूएशन म्यूकस, दिस इज क्लासिकल पैथोगनोमिक ऑफ एबीपीए। अगर आपको सिटी स्कैन में ये दिखता है, हैम दिखता है, तो आप मोस्टली श्योर हो जाते हैं कि ये पेशेंट को एबीपीए बीमारी है। तो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होनी चाहिए अस्थमा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। दूसरा, असेंशियल कंपोनेंट्स में 2 चीज जरूर होनी चाहिए। पहला, जो टोटल सीरम आईजी है मोर देन 500 होना चाहिए। दूसरा, या तो स्किन प्रिक टेस्ट पॉजिटिव हो या फिर आईजी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होनी चाहिए एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए। फिर इसके बाद एडिशनल क्राइटेरियाज में आ जाते हैं। 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसमें से 2 जरूर होनी चाहिए। पहला, पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया मोर देन 500 होना चाहिए। सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस एचआरसीटी चेस्ट पर, एक्सरे पे फ्लीटिंग ओपेसिटीज अगर आपको दिख रही हैं, हैम दिख रहा है और आईजीजी स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आपको दिखता है, तो आप समझ जाइए कि पेशेंट को एबीपीए है। तो एबीपीए का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है।
बिकॉज एबीपी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चलता है। अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं होता तो हमें एंटी फंगल भी देना पड़ता है, और इसके कुछ स्टेजेस हैं। हमें स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 तक ध्यान रखना पड़ता है। अगर 5 तक चले गए तो ये एबीपीए लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस क्रिएट कर देता है और बहुत भयंकर बीमारी मरीज को हो जाती है। तो एबीपीए को रूल आउट करना कंपलसरी है। तो कभी भी आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट आता है, डोंट फॉरगेट टू रूल आउट एबीपीए। ये एक डिक्टम बना लीजिए कि ये होना ही चाहिए। आपके पास अस्थमा का पेशेंट आया, आप सीबीसी जरूर कराइए, इयोसिनोफिल लेवल चेक करिए, सीरम आईजी कराइए, मोर देन 500 है, यू गो फॉर द वर्कअप फॉर एबीपीए। आप स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज भेजिए, आईजीजी भेजिए, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब करना आपको ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस नहीं है, एबीपीए कंफर्म हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एबीपीएस, क्योंकि सीरम स्पेसिफिक हो गया तो उसको बोलते हैं एबीपीएस। अगर सेंट्रल ब्रोंकेक्टेसिस प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एबीपीए बी, मतलब ब्रोंकेक्टेसिस। और अगर सिटी स्कैन पे हैम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एबीपीए हैम। तो आई थिंक आपको ये शाम क्राइटेरिया समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।